हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कंपनी आर्मी के बारे में। ठीक है, तो वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कंपनी आर्मी के बारे में, और इसमें हम लोग जानेंगे ये कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, अपने आर्मी को किस प्रकार से मेंटेन करता था, अपने आर्मी को किस प्रकार से ट्रेंड करता था, है ना, अपने आर्मी में किस प्रकार से वो लोगों को भर्ती करता था। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है सवार, और सवार का मतलब होता है क्या, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, यानी कि जो हमारे ऐसे जो सैनिक होते हैं ना, जो कि घोड़े के पीठ पे चल के अपना युद्ध में लड़ाई करते हैं। जैसे आप यदि कोई पुराना मूवी आप देखेंगे तो बहुत सारे मूवी में आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे सैनिक होते हैं जो कि घोड़े पे ही चढ़े रहते हैं, और घोड़े पे चढ़ने के द्वारा, यानी कि घोड़े पे वो चढ़े चढ़े ही क्या करते हैं, युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यदि आपने बाहुबली देखा हो तो बाहुबली में जो बाहुबली हैं वो हालांकि बहुत हद तक घोड़े पे घोड़े पे बैठ के ही वो लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन बाद में वो उसको उतरना पड़ता है ना, किसी कारणवश से उसको घोड़े पर से उतरना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग घोड़े पे बैठ के ही युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं और युद्ध में लड़ रहे होते हैं, तो वैसे सैनिक को हम लोग क्या कहते हैं, कैवेलरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो मुगल का जो समय पे हमारा जो भी सैनिक हुआ करते थे, यानी कि मुगल यानी कि अंग्रेज़ों के आने के पहले जो हमारा लास्ट मुगल एम्पायर था, जो हमारा था लास्ट मुगल एम्पायर कौन था, हमारा औरंगजेब था, है ना। तो उसके जो आर्मी हुआ करते होंगे उस समय पे, वो उसमें ना अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि घोड़े पे बैठते बैठते ही युद्ध में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद करते होंगे, है ना, उस समय पे ऐसा होगा। उसके बाद एन इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, दैट इज़ पैदल। पैदल मतलब फुट सोल्जर, और बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पैदल चलते हैं और अपने यानी कि घोड़े पे ना चढ़ के वो बाई फुट जैसे लड़ाई करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, पैदल का मतलब क्या, धरती पे उतर के लड़ाई करना, है ना, घोड़े पे नहीं। घोड़े पे जो युद्ध करेगा बैठे बैठे, वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कैवेलरी कहेंगे। लेकिन जो हमारे धरती पे चलते चलते युद्ध करेगा, यानी कि पूरी तरीके से उसका पैर ज़मीन में रहना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे इन्फेंट्री। ठीक है, तो उस समय पे अंग्रेज़ों के पास नहीं, मुगलों के पास उस समय पे जो हमारे मुस्लिम राजा हुआ करते थे उस समय पे, उनके पास दोनों सैनिक होता था, फुट सोल्जर भी और कैवेलरी भी हुआ करता था। ठीक है, उन दोनों के मदद से वो लोग अपना युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे। आगे बढ़ते हैं फिर। दे वेयर गिवन ट्रेनिंग इन आर्करी, और उन सभी को ट्रेनिंग किस चीज़ का दिया जाता था, आर्करी का। आर्करी का मतलब होता है तीर अंदाजी। तीर अंदाजी मतलब तीर चलाना, ये भी हमारा ट्रेनिंग होता था। भाला चलाना, ये सब भी होता था उस समय पे। एंड द यूज ऑफ दिस स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब क्या, तलवार। यानी कि उस समय पे दो ही चीज़ फेमस था हमारे इंडिया में अंग्रेजों के आने से पहले। पहला था तलवार चलाना, और दूसरा था हमारा तीर चलाना, तीर अंदाजी, उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन द 18th सेंचुरी मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। उसके बाद फिर क्या हुआ, अंग्रेज जैसे कि जब यहाँ पे हमारे पास अंग्रेज यहाँ पे भारत में आ गए, अंग्रेज जब भारत में आ गए तो वो क्या करने लगे, अवध से, बनारस से, इन सभी जगहों से क्या करने लगे, वो पीजेंट्स यानी कि जो छोटे मोटे हमारे किसान लोग हुआ करते होंगे, उनको क्या करने लगे, वो आर्मी में भर्ती करने लगे थे। आर्मी में वो भर्ती कर रहे थे, यानी कि आर्मी में उसको जॉब दे रहे थे, और उसको एकदम बिल्कुल ट्रेनिंग करके एकदम प्रोफेशनल सोल्जर्स बना दिया जा रहा था। मतलब कि ये अंग्रेज उस समय पे जब हमारे भारत में आए तो वो क्या किए, बनारस और अवध से जो छोटे मोटे हमारे किसान लोग हुआ करते होंगे, उनको उन्होंने आर्मी में भर्ती किया, और आर्मी में भर्ती करने से उसको एक किसान से एक प्रोफेशनल सोल्जर बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruiting for its own army. The newly recruited army of the East India Company came to be known as the Sepoy Army। यानी कि सिपाही का मतलब होता है फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो तरीका हमारा मुगल अपनाते थे ना, यानी कि अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने का, वही तरीका अपनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने भी अपनाया। ठीक है, उसके बाद फिर द न्यूली रिक्रूटेड आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कैम टू बी नोन एज द सिपॉय, यानी कि सिपॉय आर्मी। अब देखिए, जो भी हमारे नए लोग अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में जो पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि जो अंग्रेज़ जितने भी लोगों को अपने आर्मी में भर्ती करते थे, अंग्रेज़ उनको कहते थे सिपॉय, क्योंकि अंग्रेज़ को सिपाही बोलने नहीं आता था।
अंग्रेज़ों को सिपाही बोलने नहीं आता था, इसलिए वो क्या बोलते थे, सिपोही आर्मी कहते थे। लेकिन सिपोही का मतलब क्या होता है, सिपोही हमारा कहाँ से लिया गया है, एक हिंदी वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है सिपाही, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, सिपाही का मतलब सोल्जर होता है। तो वो लोग सिपाही नहीं बोल पाते थे, इसलिए वो लोग सिपोही बोलते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा समय बदला, द कंपनीज आर्मी चेंज्ड एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे धीरे 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 क्या हुआ, जैसे जैसे इंडिया में अंग्रेज़ों का टाइम बीतता चला गया, है ना, इंडिया में अंग्रेज़ों का टाइम हमारा बीतता चला गया, वैसे वैसे अंग्रेज अपने आर्मी को भी डेवलप करता चला गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, द कंपनीज आर्मी चेंज्ड एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। इन्फेंट्री का मतलब अब क्या होगा, अब आप बताएंगे। इन्फेंट्री का मतलब फुट सोल्जर्स, यानी कि घोड़े पे बैठ के जो युद्ध करते हैं हम लोग उसको कहते हैं कैवलरी, और जो पैदल यूज यानी कि बाई फुट यूज अपना ज़मीन पर उतर के जो युद्ध करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट्री। तो अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो किसी को बढ़ाया आगे, तो वो बढ़ाया उन्होंने इन्फेंट्री को, यानी कि जो हमारे ज़मीन पर उतर के लड़ाई कर सकते हैं उस सैनिक को उन्होंने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया, यानी कि उसको ट्रेनिंग दिया। इन्फेंट्री रेजिमेंट का मतलब क्या, ऐसे लोग जो कि ज़मीन पे उतर के युद्ध करते होंगे, उसी का नाम पड़ गया इन्फेंट्री रेजिमेंट। आगे बढ़ते हैं फिर। लेटर द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से उसका जितने भी हमारे आर्मी लोग हुआ करते थे उन सभी के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी ला दिया, यानी कि सब कोई अब एक ही प्रकार के वॉर को एक ही प्रकार के जैसे आप इसको कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के हथियार चलाना सीखेगा, इस प्रकार से, यानी कि एक यूनिफॉर्म तरीके से, यानी कि एक अच्छी तरीके से अंग्रेज़ अब अपने आर्मी को मेंटेन कर रहा था। जैसे यूनिफॉर्म सभी को दे रहा होगा, सभी को एक जैसा यूनिफॉर्म दे रहा होगा, सभी को एक जैसा टोपी दे रहा होगा, सभी को एक जैसा शूज़ दे रहा होगा, सभी को एक जैसा बंदूक दे रहा होगा। यानी कि अब आप मोटा-मोटी यहाँ पे ये कह सकते हैं इस लाइन के द्वारा कि अंग्रेज़ अपने आप को अब डेवलप कर रहा था धीरे-धीरे, ठीक है। उसके बाद फिर सोल्जर्स वेर ट्रेंड इन यूरोपियन स्टाइल। अब जो कि हमारे भारत के पीजेंट्स लोग हुआ करते थे, जो छोटे-मोटे किसान लोग हुआ करते थे, उसको अपने आर्मी में भर्ती तो करते थे, करने के साथ-साथ इसको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग भी देते थे। यानी कि यूरोपियन के जो हमारे सोल्जर हुआ करते होंगे उस समय पे, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर हुआ करते होंगे, वो जिस प्रकार से युद्ध में पार्टिसिपेट करते होंगे ना, उसी प्रकार से अंग्रेज़ भारत के सोल्जर्स को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके थे, ठीक है। मोटा-मोटी आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग ये सीख गए कि अंग्रेज़ जब यहाँ पे आया था, अंग्रेज़ जब भारत में आया था, तो वो उसी तरीके को फॉलो करता था जो कि मुगल्स यूज़ करते थे, यानी कि घोड़े पे चढ़ के युद्ध लड़ना और ज़मीन पे रहते हुए युद्ध करना। अंग्रेज़ भी यही चाहते थे और करते भी थे। लेकिन जैसे-जैसे हमारा समय बदला, अंग्रेज़ क्या करता चला गया, अपने फुट सोल्जर यानी कि इन्फेंट्री को ज़्यादा डेवलप करता चला गया एज़ कम्पेयर टू कैवेलरी, ठीक है। और इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि उसके अंग्रेज़ों के सैनिक के बीच में एक समानता आ गया, एक यूनिफॉर्मिटी आ गया, सभी को ड्रेस एक जैसा दिया जाता होगा, है ना। और उन सभी, और जैसे-जैसे समय बदला उन सभी सोल्जर्स को वो लोग क्या करने लगे, यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके थे। यानी कि ब्रिटिशर्स अपने सोल्जर्स को जैसे ट्रेनिंग दिया करता होगा, उसी प्रकार से इन सभी को भी ट्रेनिंग मिलना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा द कंपनी आर्मी के बारे में। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक होने वाला है कंक्लूजन, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।